आदाब, मैं हूं नीता सिंह। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें हम आपको ऐसी तमाम स्कीम्स के बारे में बताते हैं जो हमारे फ़ायदे से जुड़ी हैं। नाजरीन, विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम के ज़रिए मरकज़ी सरकार देश में आईटी और ITES सेक्टर्स में पीएचडी की तादाद बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है, जोर दे रही है, ताकि हिंदुस्तान ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर मुकाबला कर सके और उससे मिली नॉलेज के बेस पर IT, ITES और ESDM सेक्टर्स में तरक्की, रिसर्च और R&D का माहौल तैयार किया जा सके। इस स्कीम की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री ने की है और इस स्कीम के तहत पार्ट टाइम पीएचडी और फुल टाइम पीएचडी उम्मीदवार और नौजवान फैकल्टी को फाइनेंशियल एड दी जाती है, जो कि रिसर्च और टेक्नोलॉजी की तरक्की में मसरूफ़ हैं। इसके तहत इंस्टीट्यूशन की बुनियादी ढांचे के लिए भी मदद दी जाती है। तो सरकार की नई कोशिशों और पहल से IT सेक्टर R&D में बदलाव आया है और बेहतरी हुई है। तो आज हम बात करेंगे विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम की, और इस स्कीम पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक खास मेहमान। हमारे साथ इस समय मौजूद है मिस्टर अनुराग अग्निहोत्री जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ DU के। वेलकम टू आवर प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में। आपसे इस स्कीम के बारे में तफसील से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पर। आज दुनिया के पास है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की भारी डिमांड और ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के पास उस बढ़ती डिमांड को पूरी करने की चाह। आज दुनिया की डिमांड है क्वालिटेटिव, लेकिन अफोर्डेबल इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को है अफोर्डेबल मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन की तलाश। आज दुनिया चाहती है जमाने के साथ अपग्रेड होते इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के पास नॉन स्टॉप इनोवेशन की चाह, और इस चाह को राह दिखाएगा भारत। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को देकर एक नया मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन। किसी भी टेक कंपनी की सफलता उसकी इनोवेशन कैपेसिटी पर निर्भर होती है। इसीलिए तो आज दुनिया की कोई ऐसी मेजर टेक कंपनी नहीं है जिसका R&D सेंटर भारत में ना हो। आज भारत को फक्र है कि ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स IT इंडस्ट्री की इनोवेशन और रिसर्च की जरूरत को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने किया डिजाइन इन इंडिया का ऐलान। क्या कारण है कि इनोवेशन बाहर होते हैं? डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम देश के नौजवानों को इनोवेशंस के लिए आह्वान कर रहे हैं। आप आइए, इस चुनौती को स्वीकार करिए। जैसे मेक इन इंडिया का महत्व है, वैसे ही डिजाइन इन इंडिया भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश के नौजवान अपने टैलेंट का उपयोग करते हुए, इनोवेशंस को ध्यान में देते हुए, डिजाइन इन इंडिया इस कंसेप्ट को पकड़ते हुए डिजिटल इंडिया के अंदर एक नए प्राण भर सकते हैं, नई ताकत भर सकते हैं, और उसको बल देने के लिए मैं देश के नौजवानों को आह्वान करता हूं, विश्व की ओर नजर करें। मैं मानता हूं कि भारत एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी अदा करने का समय आ गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में 1500 और IT क्षेत्र में भी 1500 में से कुल मिलाकर एक्स्ट्रा 3000 पीएचडी तैयार करने का बहुत बड़ा टारगेट, जिसे पूरा करेगी विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। अब भारत देगा प्लेटफॉर्म और दुनिया के नौजवानों को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT सेक्टर्स में अपनी नई खोज प्रोवाइड करने के लिए रिसर्च हो या फेलोशिप। अब हमारे पीएचडी को भारत सरकार देगी स्कॉलरशिप, वो भी UGC स्कॉलरशिप से 25% से ज्यादा। साथ ही में 200 यंग फैकल्टी को भी प्रोवाइड की जाएगी रिसर्च फेलोशिप, और रिसर्च ग्रांट, लैब इक्विपमेंट का खर्च हो या एनुअल इंस्टीट्यूशन ओवरहेड्स,
देश के इनोवेटर्स अब नहीं करेंगे रिसर्च के अलावा किसी और बात की फिक्र और हमारे कई टैलेंटेड इनोवेटर्स अब आपको आए दिन देखने को मिलेंगे अलग अलग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में और ये मौका उन्हें मिलेगा इसी स्कीम के तहत। पार्ट टाइम कोर्स की कंप्लीशन पर उम्मीदवारों को मिलेगी 2.5 लाख रुपए की मदद। विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इंडस्ट्री को भी प्रोवाइड करेगी एक हिस्टोरिकल मौका, डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस से साझेदारी का मौका, पीएचडी स्टूडेंट्स को उनका पसंदीदा सब्जेक्ट प्रपोज करने का मौका और तो और ऐसे पीएचडी स्टूडेंट्स को पाने का अवसर जो उनकी R&D कैपेबिलिटीज में सुधार ला सके। स्टेट सरकार की भी होगी इस हिस्टोरिकल योजना में साझेदारी। 5 बेनिफिशियरीज उम्मीदवारों के सामने एक उम्मीदवार को मदद देंगे स्टेट सरकार या तो फिर खुद इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन। 21वीं सदी की ये दुनिया आज बन चुकी है एक ह्यूज नॉलेज सेंटर, एक ऐसी सोसाइटी जहां सफलता का एक ही मतलब है इनोवेशन, जहां डेवलपमेंट का एक ही मीडियम है इनोवेशन। विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी के साथ भारत आज कदम बढ़ा रहा है रिसर्च, इनोवेशन और आईटी जनरेशन के एक नए दौर की ओर। इलेक्ट्रॉनिक फॉर आईटी सेक्टर्स में एक ऐसा दौर जहां हर दिन होगी एक नई खोज, जहां हर दूसरे दिन होगी एक नई शुरुआत। विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी। अनुराग जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर ये विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम है क्या? तो मैम आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 2014 में जब उनका मिशन है डिजिटल इंडिया का, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे लोग हों जो नए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन कर सकें जी और मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। जैसे अभी आपको पता होगा कि रिसेंट पास्ट में चिप के क्राइसिस पूरे विश्व में है। अब उस क्राइसिस से हिंदुस्तान खुद कैसे निपट सकता है जब हमारे इंजीनियर्स, हमारे रिसर्चर्स ऐसे इक्विपमेंट बना सकें जो आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज जैसे वेव टेक्नोलॉजी है, आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, वेब इनेबल्ड अदर सर्विसेज हैं। इसके अलावा 4G और 5G का जो पूरा स्पेक्ट्रम है, पूरा इक्विपमेंट्स हैं, वो हमारे बच्चे, हमारे रिसर्चर्स बना सकें। तो उसके लिए रिसर्च की बहुत ज़रूरत है। अब ये पीएचडी, आपको पता ही है, द पीएचडी इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल समथिंग समबडी हैज़ ऑलरेडी रिटन, आप उसके ऊपर नहीं कर रहे हैं। पीएचडी बेसिकली आप करते हो कुछ नया ढूंढने के लिए, कुछ नई चीज़ लाने के लिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ लोगों को उस सिस्टम में लेके आएँ जो रिसर्च करें और नई प्रोडक्ट बनाएं। ये जो स्कीम है, ये श्री विश्वेश्वरैया जी के नाम पे इसका नाम रखा गया, जो कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंजीनियर हैं और जिनके नाम बहुत कुछ किया देश के लिए, और उनके नाम पे ये स्कीम रखी गई। इसका बेसिक पर्पज़ ये था कि जो रिसर्चर हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में रिसर्च करें और आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के फील्ड में रिसर्च करें, जिससे भारत का जो डिजिटल इंडिया का जो सपना है वो पूरा हो सके। अनुराग जी, आपने बताया कि आखिर ये पीएचडी, विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम क्या है, लेकिन क्या इसका कोई क्राइटेरिया है? कौन लोग इस पीएचडी को कर सकते हैं, एलिजिबल हैं? मैडम, पीएचडी कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट है। यानी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी में पीएचडी हैं, आप रिसर्चर हैं, या आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं इससे जुड़ी हुई, तो आप पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन आपको 2009 के जो पीएचडी रेगुलेशंस हैं उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 2009 की जो गाइडलाइंस हैं वो हर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे हैं और यूजीसी की वेबसाइट पे तो पड़ी ही हुई हैं। इवन आप गूगल सर्च करोगे अपने आप आपको मिल जाएगा, तो आप वो पढ़ लीजिए। दूसरा, ये जो पीएचडी है इसमें आपका एडमिशन नेट JRF के कारण के बाद होता है। ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन एंट्रेंस एग्ज़ाम है विच यू नीड टू क्वालिफाई। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में अपना खुद का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम रिसर्च के लिए कंडक्ट करती हैं, तो वहाँ पे फिर नेट और JRF की आपको ज़रूरत नहीं है, आप फिर उस एंट्रेंस के थ्रू जा सकते हैं और फिर वहाँ पे आप जो भी
लेकिन आप एडमिशन लेने से पहले ये एक चीज़ चेक कर लें कि जिस यूनिवर्सिटी में, जिस कॉलेज में, जिस आईआईटी में, एनआईटी में या रिसर्च इंस्टीट्यूशन में पीएचडी करने जा रहे हैं, वो या तो NAAC से एक्रेडिटेड होना चाहिए या AICTE से एक्रेडिट होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपको इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। जी अनुराग जी, आपने बताया कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के में अप्लाई करना चाहते हैं पीएचडी के लिए, तो फिर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो चेक करनी चाहिए, तभी फ़ायदा मिल सकता है। अब आपसे फ़ायदा जानना चाहेंगे कि अगर कोई विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम के तहत पीएचडी करना चाहता है तो किस तरह के बेनिफिट्स उसको मिलते हैं। मैडम, इस पीएचडी यानी विश्वेश्वरैया यूनिवर्सिटी की पीएचडी में सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि आपको 25% ज़्यादा इंसेंटिव मिलता है दूसरी स्कॉलरशिप स्कीम से। दूसरा, इसमें जो पर मंथ आपके लोगों के लिए बता दूं, 31,500 और 35,000 मिलता था पहले फेज में, जिसको बढ़ा के अब 38,750 एंड 43,750 कर दिया गया। यानी पहले 2 साल आपको 38,750 मिलेगा, उसके बाद 43,750 मिलेगा अगर आप फुल टाइम पीएचडी करना चाहते हैं। अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको ड्यूरिंग पीएचडी तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन पीएचडी कंप्लीट करने के बाद आपको 1.5 लाख रुपए का इंसेंटिव सरकार देती है इसमें। इसके अलावा जो फुल टाइम पीएचडी करते हैं उनको 30,000 रुपये महीना के हिसाब से 50,000 रुपये साल का उनको पैसा मिलता है कंज्यूमेबल गुड्स के लिए, कंज्यूमेबल जैसे कि लैपटॉप है, पेपर है, बुक्स है, इसके लिए। इसके अलावा उन्हें साल में 2 रिसर्च कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए 50,000 रुपये पर रिसर्च कॉन्फ्रेंस के हिसाब से मिलता है, जिसमें उनके आने जाने का खर्चा वगैरह शामिल होता है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अगर आप फुल टाइम करते हैं और आपको एकोमोडेशन नहीं मिली है तो फिर आप बाहर किराए पर रह सकते हो। उसके लिए आपको 30%, 20% और 10% ऑफ जो आपकी स्टाइपेंड है, यानी 38,750 एंड 43,750 का 10%, 20%, 30% मिलता है। अब आप पूछोगी कि ये 10%, 20%, 30% क्या है भाई साहब, ऐसा डिस्काउंट क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान में जो शहर हैं उनको XYZ 3 कैटेगरी में बांटा गया है HRA के हिसाब से। तो जो X कैटेगरी में है वहाँ पे 30%, जो Y कैटेगरी में उनमें 20% और Z कैटेगरी वालों में 10% HRA मिलेगा, लेकिन उन्हीं को मिलेगा जो फुल टाइम है, जो पार्ट टाइम उनको नहीं मिलता ये चीज़। अनुराग जी, आपने बताया कि किस तरह के फ़ायदे विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम के तहत लोग उठा सकते हैं और किस तरह की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या इंस्टीट्यूशंस के लिए भी कोई क्राइटेरियाज बनाए गए हैं या आप कहीं से भी कोई भी इंस्टीट्यूशन ये विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम लागू कर सकता है? नहीं मैम, सारे इंस्टीट्यूशन इस स्कीम के अंतर्गत पीएचडी नहीं करवा सकते हैं। केवल 7 कैटेगरी हैं जिनकी जो इनमें इंस्टीट्यूट होंगे वही पीएचडी करवा सकते हैं। IITs हैं सारी, NITs हैं, देन आपके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आल्सो, एंड देन द रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इन सभी में आप पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन इनके साथ साथ एक एडिशनल कंडीशन ये है कि आप जो भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट इस पीएचडी को करवा रहा हो उसके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT में PG होना चाहिए, यानी उनके पास पहले से वो MSc या MTech करा रहे हों इस फील्ड में, इन 2 स्कीम्स में कम से कम। उसके बाद उनके यहाँ कम से कम 3 साल से पीएचडी प्रोग्राम चल रहा हो इनमें, अगर चल रहा है तभी वो अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशन के लिए भी 5 लाख रुपए का इंसेंटिव मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, हर साल मिलता है, और 50,000 रुपए पर स्टूडेंट भी मिलता है आपको, सो दैट आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें। क्योंकि IT में या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, डिज़ाइन सिस्टम में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत है। आप बच्चों से हवा में तो नहीं कर सकते ना कुछ बनाने के लिए। अब उन्हें चिप्स बनाना है, चिप्स का मटेरियल बनाना है, तो यू नीड द 3D प्रिंटर एंड मैनी थिंग्स। सो फॉर दैट पर्पज इंफ्रास्ट्रक्चर नीड टू बी क्रिएटेड। तो गवर्नमेंट इसमें स्कीम में आपको 5 लाख रुपए पर बच्चे के हिसाब से सालाना देती है, साथ में 50,000 रुपये देती है पर बच्चा के हिसाब से, सो दैट आप
इसमें काम कर पाएँ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएँ। तो बच्चों को एडमिशन लेने से पहले ये चीज़ हमेशा देखनी होगी कि वो इस स्कीम में रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता दूं, JNU है, IITs हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं तो एक दो के नाम लिए हैं, कई हैं, बट अगेन बच्चों को खुद देखना है कि वो DEC की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, सारी टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ लिखा हुआ है। सो दे मस्ट गो थ्रू दैट। जी अनुराग जी, आपने बताया कि DEC की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूशन से वो विश्वेश्वरैया PhD स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपने बहुत सारे एडवांटेजेस वैसे बताए हैं कि इस स्कीम के तहत PhD करने से जो उनको स्टूडेंट्स को मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे कि इस स्कीम के तहत PhD करने और वैसे इन जनरल PhD करने से क्या डिफरेंसेस हैं? मैडम देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि इस स्कीम में जब आप करते हैं तो इट इज़ प्योरली फोकस्ड टुवर्ड्स ITES एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ESDM। तो ये दो ही फील्ड हैं, तो उनकी तरफ फोकस है। आपको अपने ही फील्ड के रिसर्चर से मिलने का मौका मिलता है। आपको 25% ज़्यादा इंसेंटिव मिलता है दूसरे PhD करने वालों से। आपको बाहर जाके 2 कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करने का मौका मिलता है, जिसका खर्चा सरकार देती है 50,000 रुपये पर कॉन्फ्रेंस के हिसाब से। आपको इंटरनेशनल जर्नल्स, इंटरनेशनल रिसर्च पेपर पढ़ने का मौका मिलता है इसके अंदर, और उसकी जो फीस है वो सरकार पेमेंट करती है। इसके अलावा आप बाहर जाके किसी भी कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं, जो फैसिलिटी दूसरे रिसर्च स्कॉलर के पास नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा आपको एक इंसेंटिव है कि आप इस स्कीम के अंदर PhD करिए। जी अनुराग जी, आपने बताया कि 2014 में ये स्कीम की शुरुआत की गई थी, तब से अब तक का लंबा सफ़र हो चुका है। कितनी सफलता आपके हिसाब से इस स्कीम को मिली है अब तक? मैम, फर्स्ट फेज़ में टोटल 458 लोगों ने PhD थीसिस सबमिट की है। 262 लोगों ने अभी PhD कर रहे हैं इसके अंदर, ये फुल टाइम है, और 158 पार्ट टाइम PhD कर रहे हैं अभी इसके अंदर, जिन्होंने सबमिट की। 50 से सबमिट कर दी लगभग ने, तो लगभग आप और बाकी 468 के आसपास अभी कर भी रहे हैं। तो आप मान लीजिए पहले फेज़ में मोटा मोटा 1000 लोग PhD कर चुके हैं। तो 1000 नए लोग PhD करके मार्केट में आ गए हैं इस फील्ड में, जिनका अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूशन में प्लेसमेंट हो गया है। कई बच्चे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरर बन चुके हैं, कई अच्छी कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं इसके बेस से, और इन्होंने कई नए अच्छे इक्विपमेंट बना लिए हैं। तो इसका सीधा सा मतलब कि इस स्कीम का फ़ायदा तो बहुत है। इन्हीं फ़ायदों को देखते हुए सरकार ने फेज़ 2 अभी 2022 में इसका लागू किया है। अनुराग जी, जैसा कि आपने बताया कि 2014 में इस स्कीम की शुरुआत की गई और दूसरा फेज़ भी शुरू हो चुका है, 2022 में इसकी शुरुआत की गई, लेकिन क्या इसकी भी कोई वैलिडिटी है कि कब तक आप इस स्कीम के तहत PhD कर सकते हैं? मैडम, फेज़ 1 की सफलता के बाद सरकार ने फेज़ 2 शुरू किया, और जब उन्होंने फेज़ 2 शुरू किया उसमें उन्होंने 5 साल तक का पीरियड है जिसमें बंदे को कंप्लीट करना है, जो भी व्यक्ति PhD करना चाहता है इस फील्ड में। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि 5 साल में कंप्लीट नहीं किया तो ख़त्म हो जाएगा। यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन चाहे तो आपके रिसर्च की डेप्थ को, रिसर्च की नॉलेज को विच रिक्वायर, जिसमें टाइम पीरियड की ज़रूरत है, वो इस पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा काम है रिसर्च का जहाँ पे कई बार आपको ऐसी ऐसी सिचुएशंस आगे आ जाती हैं जिनमें टाइम लगता है, क्योंकि आपको क्वालिटी चाहिए तो टाइम लगेगा। तो इसलिए यूनिवर्सिटी को जब लगता है कि टाइम की ज़रूरत है तो टाइम बढ़ा देती है, लेकिन 7 साल से ज़्यादा नहीं है। अनुराग जी, आपने बताया कि विश्वेश्वरैया PhD स्कीम के तहत तब PhD करने के लिए तो मदद मिलती ही है, सरकार की तरफ से फाइनेंशियल एड मिलती है। क्या किसी और चीज़ के लिए भी फाइनेंशियल एड मिलती है? मैडम देखिए, फेज़ 1 जो था वो बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए था, यानी PhD के लिए। PhD रिसर्च कराने के लिए फुल टाइम और पार्ट टाइम, उसके साथ साथ उसमें यंग रिसर्च फेलोशिप, फैकल्टी फेलोशिप, यानी जो ऐसे फैकल्टी जो नए नए टीचिंग में आए हैं बट दे आर नॉट PhD, तो उनके लिए फैसिलिटी थी कि आप PhD कर सकते हैं। उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब आपने सवाल पूछा कि क्या PhD के अलावा दूसरा कुछ।
अब देखिए केवल पीएचडी रिसर्च पे रिसर्च खत्म नहीं हो जाते, ये सबसे हाईएस्ट डिग्री है, लेकिन यही अकेली डिग्री ऐसा भी नहीं है, इसके बाद रिसर्च होती है। उसको हम कहते हैं पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, यानी पीएचडी के बाद आप करते हैं पोस्ट डॉक्टरेट। अब पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए इस नई स्कीम में जो फेज 2 है उसमें 250 लोगों को ही दिया जाएगा। अब इसमें सरकार अब ये चाहती है कि जो उनका एक डिजिटल इंडिया मिशन है, जिसमें यह है कि जो चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम पूरे विश्व पे निर्भर रहते हैं, हम डिफरेंट टाइप पे आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के लिए विदेशों पे निर्भर हैं कई चीज़ों में, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उनके जो सिस्टम्स डिज़ाइंस के लिए वो हिंदुस्तान में बने। तो केवल बेसिक चीज़ें नहीं, कुछ नया बन सके, जैसे 4G नेटवर्क है, 5G नेटवर्क है, हम दूसरों के इक्विपमेंट से क्यों बनाएं, हमारे देश में क्यों नहीं इक्विपमेंट बनने चाहिए। तो ये जो पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप है, ये मोदी साहब का वो जो सपना है डिजिटल इंडिया का पूरी तरह से साकार करेगा। आप ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में इस समय जो सरकार का जो फोकस है वो आईटी सर्विसेज और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में इंडिया को नंबर 1 बनाने की तरफ है। और मोदी साहब बहुत दूर का सोच रहे हैं, ऐसा नहीं जब 2014 में लागू किया तो ऐसा नहीं किया उन्होंने कि 2-3 साल की स्कीम है ऑर्डिनरी पीएचडी की तरह, वो इसको उन्होंने लंबे समय के लिए रखा कि हम वो जो बड़ी इमेज है उनके दिमाग में कि हमें भारत को डिजिटल एम्पावर्ड करना है, जैसे कि अमेरिका और चाइना हर साल 1000 से ज़्यादा पीएचडी प्रोड्यूस करता है, तो हमारे देश में भी 1000 पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट होना चाहिए। जब तक नई रिसर्च होगा नहीं तब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कैसे करेंगे। ये मोदी साहब का विजन है। तो ये इसी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप उसी सिलसिले में एक आगे नेक्स्ट स्टेप है। तमाम मालूमात के बाद बहुत से ऐसे व्यूअर्स होंगे जो अब ये जानना चाहेंगे कि अपने आप को विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम के तहत कहां और कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम के तहत फुल टाइम पीएचडी फेलोशिप के तौर पर 38,750 रुपये पर मंथ पहले और दूसरे साल में और 43,750 रुपये पर मंथ तीसरे, चौथे और पाँचवें साल में दिया जाता है।
साथ ही एनुअल कंटिजेंसी ग्रांट सपोर्ट हर साल कंज्यूमेबल आइटम्स के लिए 50,000 रुपये मिलता है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए तकरीबन 1,000 स्टूडेंट्स को 50,000 रुपये हर कॉन्फ्रेंस के लिए दिया जाता है। और पार्ट टाइम पीएचडी उम्मीदवारों को पीएचडी कंप्लीट करने पर 2.5 लाख रुपए इंसेंटिव के तौर पर एक बार में दिया जाता है। साथ ही रेगुलर इनकम के साथ फेलोशिप के तौर पर 20,000 रुपये पर मंथ मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस स्कीम को जानने के बाद नौकरी करने वाले प्रोफेशनल्स और गैर पीएचडी फैकल्टी मेंबर्स को पीएचडी करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। अनुराग जी, आपने समय निकाला और विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम से जुड़ी तमाम अहम जानकारी हमें दी, और जो लोग भी अब इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसके तहत पीएचडी करना चाहते हैं, आसानी से ऐसा कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो नाजरीन, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, बात करेंगे एक नई स्कीम के बारे में। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। प्रोफाइल्स देखो फिर मिलो।